नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ एंड जीके पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम पिछले वर्षों में आए हुए विधि विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। और अभी देखिए, झारखंड जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका है और पेपर भी आने ही वाला है। तो उसके लिए हमने इंग्लिश में वीडियोज़ जो हैं तैयार कर ली हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ही। और आज की इस वीडियो से ये सारे पेपर हम हिंदी में हल करेंगे और इन पर हिंदी में ही चर्चा करेंगे। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रहेंगी और आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स एक प्रकार की मदद होती है जो कि वीडियो बनाने वाले को मदद करती है अपने चैनल को आगे चलाने के लिए। तो आप जो भी मदद करना चाहें वो कर सकते हैं सुपर थैंक्स के द्वारा। मिनिमम 40 रुपये से शुरू होता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। देखिए, प्रश्न पत्र कुछ इस तरीके से आता है। ये जो निर्देश हैं ये अंग्रेजी में भी लिखे होते हैं और हिंदी में भी लिखे होते हैं। अंग्रेजी में शुरू में होते हैं, हिंदी में आखिर में लिखे होते हैं। तो ये सीरीज़ ए है और अंक कितने हैं इसमें? 100। और आप अपना परीक्षा क्रमांक यहाँ भरते हैं और हर एक प्रश्न का 1 नंबर है और कोई अंक काटे नहीं जाते हैं, कोई अंक नहीं कटता है गलत उत्तर देने पर। तो देखिए, पहले जो 10 प्रश्न हैं वो तो अंग्रेजी के ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो 1 to 10 question are from English, and this is the pattern of this exam. This question has been deleted. How? The options were not correct. His evidence beans out the testimony of the accused. Beans out, what is the meaning of beans out? To reveal a hidden thing. मतलब means जो कुछ चीज़ हिडन हो और उसको रिवील कर दे तो उसको बोलते हैं बीन्स आउट। मतलब आपने पता निकाल लिया, उसका पता लगा लिया। तो कोरोबरेट्स क्या होता है? मैच करना, मिलान करना जो बोलते हैं। फाल्सिफाई, नो, डज नॉट सपोर्ट, नो कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? उसका खंडन करना। ऑलराइट, तो दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड। नेक्स्ट इज टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एनसाइक्लोपीडिया, सो ई एनसाइकल ओ पीडिया, बी इज द आंसर। Next is 3. Which word is personification in this sentence? Death lays its icy hand on kings and paupers alike. Personification किसका किया गया है? Death. C is the answer. Next is 4. Choose the word closest in meaning to the underlined word in the sentence. I sat next to a distinguished writer. Means well known, eminent. क्या बोलते हैं इसको? Eminent. B is the answer. Which is not common, means extraordinary person. Uncommon. B would be the answer. Next is 5. Choose the correct indirect form of the following sentence. He said to me, let's have some tea. So what would be the indirect? He proposed to me that we should have some tea. B is the answer. Next is 6. Choose the tense form of the following sentence. The patient had died when the doctor arrived. This is past perfect tense. C is the answer. Next 7. Orthopedics is the branch of medicine concerned with study of human bones and muscles. C is the answer. Study of human skin को क्या बोलते हैं? Dermatology, है ना? Dermatology. And human nervous system, neurology. Neuro होता है ना? आइज एंड ईयर। सी, आइज के लिए है ऑप्थमोलॉजी, ओके, एंड ईयर के लिए है ओटोलॉजी। 8. द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमेच्योर इज प्रोफेशनल। ए इज द आंसर। व्हाट इज क्लमजी होता है ना, ढीला सा है, ढीला ढाला, ढीला जो बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, मतलब लेजी। अनस्किल्ड हिंदी में बोले तो अकुशल। टैलेंटेड आपको पता ही होगा। This is 9. Choose the correct meaning of underlined word in the following sentence. Trespassers will be prosecuted. मतलब will be punished. Legal action will be taken against them. C is the answer. Harass नहीं होगा, punish unjustly नहीं होगा, oppress नहीं होगा. Legal action will be taken. C is the answer. Next is 10.
Choose the correct meaning of the underlined idiomatic phrase in the following sentence. He was sent off on a wild goose chase to look for buried treasure. What do you mean by wild goose chase? It is not a bird hunting note. It is not a profitable adventure, not a treasure hunting. It is foolish, unprofitable venture. मीन्स इससे कुछ निकलना नहीं है, बट फिर भी उसको भेज दिया करने के लिए. ए इज द आंसर. अगला प्रश्न है 11. 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? तो वो है सिक्किम. बी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 12. निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक बाघ अभ्यारण्य है? तो है पलामू. सी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 13. निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य परंपरा मुख्यतः आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो वो है कुचिपुड़ी. सी इसका उत्तर रहेगा. भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु, है ना. कथकली और मोहिनी नाट्यम ये हैं केरल से. अगला है 14. जीएसटी कर ढांचे के अंतर्गत सीजीएसटी का तात्पर्य होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर. बी इसका उत्तर रहेगा. और अगर यहाँ पर एसजीएसटी लिखा हो तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर. अगला है 15. निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक है? देखिए इस प्रश्न को जो है हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि सारे ही राष्ट्रीय स्मारक हैं. अगला है 16. निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी उपनाम से जाना जाता है? वो है पुणे को बोलते हैं दक्कन की रानी. बी इसका उत्तर रहेगा. अगला 17. इनमें से कौन स्वतंत्रोत्तर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं? तो वो बनी थी सुचिता कृपलानी. सी इसका उत्तर रहेगा. वो यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी. और उसके बाद दूसरी कौन है? नंदिनी सरस्वती, जो कि बनी थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री. सी इसका उत्तर रहेगा. अगला 18. इनमें से कौन स्वातंत्रोत्तर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो वो थे सुकुमार सेन. बी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 19. निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग की राजभाषा है? तो वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी. डी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 20. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को. सी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 21. ए अपने एजेंट के रूप में बी के पास सोने के सिक्कों का एक बॉक्स जमा करता है. फिर वह सी को लिखता है कि जो उसने ऋण लिया था उसके तदर्थ सोने के सिक्कों को जमानत के तौर पर समझे. ए बाद में आरोप लगाता है कि सी का ऋण संतुष्ट हो गया. सी आरोप लगाता है कि ऋण संतुष्ट है. दोनों सोने के सिक्कों को बी से लेने का दावा करते हैं. बी इनमें किनके खिलाफ एक इंटरप्रीटर सूट फाइल कर सकता है? दोनों के खिलाफ करेगा. सी. डी उसका उत्तर रहेगा. और इंटरप्रीटर सूट के बारे में कहाँ लिखा गया है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 88. और आदेश कौन सा है? 35. अगला है 22. एक विदेशी निर्णय. विदेशी निर्णय के बारे में कहाँ पर बताया गया है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 6 में, है ना. कभी अंतिम नहीं हो सकता है अगर पक्षकार एक हों और उस विषय पर उनमें परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है. या फिर अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हों और उस विषय पर सीधे तौर पर निर्णय हो चुका है जिसमें सक्षम न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है. तो सक्षम न्यायालय का निर्णय होना चाहिए. तो सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया हो. तो डी इसका उत्तर हो गया. और ये कहाँ लिखा गया है? धारा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता में. अगला है 23. ए एक बैंक अधिकारी है. 2014 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया. चूंकि बैंक अधिकारियों ने उनके पक्ष में अवकाश का नकदीकरण जारी नहीं किया था, उन्होंने रांची उच्च न्यायालय में 2017 में रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अवैतनिक राशि पर ब्याज के लिए भी मांग की. रिट याचिका को दिसंबर 2018 में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निपटाया गया.
जिसमें बैंक को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता को एक निश्चित अवधि के भीतर कानून के अनुसार जिस तरह से हकदार था प्राप्त अवकाश नकदीकरण लाभ जारी करेगा। न्यायालय द्वारा ब्याज के लिए प्रार्थना को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था। बैंक ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की। फरवरी 2019 में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बैंक अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अवकाश की नकदी जारी की, परंतु फिर एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर करता है कि बैंक को निर्देश दिया जाए कि बैंक अवकाश नकदीकरण पर 18% ब्याज की दर से ए को ब्याज दे। यह याचिका किस नियम से प्रभावित होगी? देखिए इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया। जो ये ऑप्शन है इनको तो हिंदी में लिखना चाहिए अगर हिंदी में पूछ रहे हैं तो ये धारा 11 है, इसको बोलते हैं रेस जुडिकाटा, और उसमें स्पष्टीकरण 5 है। ये लिखना चाहिए स्पष्टीकरण 5, तो बी इसका उत्तर रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो ब्याज है वो उसके लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि उसको मना कर दिया गया है। अगला है 24। डिक्री के उलट होने पर कौन सी धारा ऐसे वादी पर दायित्व सौंपता है जिसने गलत निर्णय का अनुचित लाभ प्राप्त किया हो और उसे दूसरे वादी को पुनर्स्थापना करे जो उसने खो दिया हो? यह धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 25। इंटरवीनर्स वो होते हैं जो इम्प्लीड होने के हकदार हो या फिर इम्प्लीड होने के हकदार न हो, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 26 है। वचन पत्र में धन की वसूली का सूट फाइल किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया के तहत या फिर सारांश प्रक्रिया के तहत, जैसा कि आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित है। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 27। दीवानी न्यायालय की निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है न्याय के उद्देश्य को पाने हेतु आदेश पारित करने के लिए या फिर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के आदेश पारित करने के वास्ते? दोनों के लिए कर सकते हैं, सी इसका उत्तर रहेगा। और ये धारा है 151 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला है 28। सार्वजनिक उपद्रव की स्थिति में निषेधाज्ञा एवं घोषणा के लिए सूट की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? अदालत की छुट्टी के साथ 2 व्यक्ति, ये ठीक है, 2 व्यक्तियों द्वारा महाधिवक्ता से मौखिक सहमति के बाद नहीं, लिखित सहमति के बाद नहीं, जिन्होंने सार्वजनिक उपद्रव में कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाई गई हो, नहीं, तो ए इसका उत्तर रहेगा। कहाँ लिखा गया है ये? धारा 91 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला है 29। सीपीसी की धारा 20 लागू नहीं होती है, किस पर लागू नहीं होती है? मध्यस्थता की कार्रवाइयों पर या फिर दीवानी कार्रवाइयों पर? मध्यस्थता पर नहीं होगी, दीवानी पर तो होती ही है, तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 30। प्लीडिंग को बदला या संशोधित किया जा सकता है, कहाँ लिखा गया है? आदेश 6 और नियम 17 के तहत, डी इसका उत्तर रहेगा। ये भी उनको हिंदी में ही लिखना चाहिए, आदेश नियम ये सब इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। अगला 31। एक प्रतिवादी एक वाद की अस्वीकृति के लिए अदालत में प्रार्थना कर सकता है कब? अगर स्टैंप लिखाई साफ नहीं है या फिर अगर वह संसद के एक और अधिनियम द्वारा वर्जित है, तो बी इसका उत्तर रहेगा। और इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? आदेश 7 और नियम 11 में और उसकी उपनियम 18 में। अगला है 32। जहां न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, सूट की संस्थापना का स्थान तय किया जाएगा, धारा 18 सीपीसी के तहत, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 33। रख रखाव के लिए एक डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति के वेतन से कितना अटैच किया जा सकता है? 2/3 जो है अटैच कर सकते हैं, सी इसका उत्तर है। और धारा 60 में लिखा हुआ कि 1/3 नहीं कर सकते, इसका मतलब कितना? 2/3 कर सकते हैं, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 34। एक विदेशी सरकार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या फिर चलाया जा सकता है कब?
इस प्रतिबंध के साथ मुकदमा दायर हो कि केंद्र सरकार ने मौखिक सहमति दी है, नहीं दायर हो अगर केंद्र सरकार के सचिव ने लिखित सहमति का सर्टिफिकेट जारी किया है। तो डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है ये? धारा है ये 86 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला है 35, निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? तो किसी पार्टी या उसके गवाह या उसके वकील की बीमारी नहीं है, तो ये पर्याप्त कारण हो सकता है। अदालत में उपस्थित गवाह की गैर जांच, ये नहीं हो सकता। किसी मामले की तैयारी के लिए उचित समय, ये हो सकता है। गैर सेवा, ये हो सकता है। तो बी इसका उत्तर रहेगा। और स्थगन के बारे में कहाँ लिखा गया है? आदेश 17 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला 36, आपराधिक प्रक्रिया संहिता को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? तो इसको जो है 2018 में संशोधित किया गया था, जिसकी घोषणा की गई थी 11 अगस्त को। पर यह जो है पिछली तारीख से जारी किया गया था। तो सी इसका उत्तर है। और लागू होने की तारीख थी इसकी 21/4/2018। अगला 37, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारण करती है कितनी धाराएं हैं? 484। डी इसका उत्तर रहेगा। कैसे? और देखो, मुझे याद है 482, उसमें क्या है? उच्च न्यायालय की निहित शक्तियां, है ना? वो 482 में है और ये तीनों उससे पहले के हैं, बाद का सिर्फ एक ही बचा। तो इस तरीके से देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको उत्तर कर सकते हैं, मान लो नहीं पता है तो। अगला है 38, प्रथम सूचना रिपोर्ट को उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस आधार पर खारिज किया जा सकता है? कि आरोप पत्र के अनुसार पक्षकारों ने समझौता कर लिया हो एवं कोई जघन्य अपराध नहीं किया गया हो। ये ठीक है, समझौता कर लिया, कोई जघन्य अपराध किया गया तो क्यों करेंगे? कोई गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी किया गया हो, नो, बिना किसी ग्राउंड के, नहीं। तो ए इसका उत्तर रहेगा। और ये खारिज कैसे करते हैं? निहित शक्ति के अंतर्गत, धारा 482 के अंतर्गत। अगला है 39, एक मजिस्ट्रेट किस धारा के तहत अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से निवारित कर सकता है? वो धारा 205 के अनुसार। बी इसका उत्तर रहेगा। और देखिए यहाँ पर धारा लिख दिया है, इसमें कहीं कहीं लिख दिए हैं, कहीं कहीं नहीं लिखे हैं। अगला 40, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में साक्ष्य उपलब्ध है जो अपराध करता है लेकिन उसका नाम आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में उल्लिखित नहीं है, तो उसका नाम बाद में जोड़ देंगे। उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। समय पर नहीं जोड़ा जा सकता, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा जाएगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नो, ए इसका उत्तर रहेगा। धारा है ये 319 आपराधिक प्रक्रिया संहिता। अगला 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष 15 साल से कम उम्र के गवाहों को उपस्थित करने की शक्ति नहीं है। को एक महिला गवाह को समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है, नहीं है। 65 साल से अधिक आयु के गवाहों को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है, नहीं है। तो समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है, ये ठीक लिखा गया है। तो डी इसका उत्तर रहेगा। ये लिखा हुआ धारा 160 आपराधिक प्रक्रिया संहिता में। अगला है 42, जब जांच या परीक्षण द्वारा 376 सीआरपीसी के अंतर्गत के तहत एक आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है तो जांच या परीक्षण कितनी अवधि के अंदर संपादित किया जाएगा? ये प्रश्न यहाँ पर गलत लिख दिया गया, यहाँ पर आना चाहिए था आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता 376 के तहत किए गए आपराधिक प्रक्रिया, मतलब जो बलात्संग का जो अपराध किया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको कितनी अवधि के अंदर जो है निपटाना है? तो चार्जशीट फाइल होने के 2 महीने के अंतर्गत। सी इसका उत्तर था, बट ये प्रश्न जो है यहाँ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सीआरपीसी लिख दिया, जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। धारा तो जो अपराध किया गया है वो तो 376 के तहत किया गया है ना। और यह चीज़ कि 2 महीने के अंदर करना है, कहाँ लिखा गया है? धारा 309 के अपवाद में, जो कि परंतु लिखा होता है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है। अगला 43, नियम
ऑर्टेफॉइस एक्विट एंड ऑर्टेफॉइस कॉन्विक्ट निहित है कहाँ पर? धारा 300 CRPC। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 44, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह नामांकित अपराधों के घटित होने पर उनकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। तो कौन से अपराधों की? 121 124 में दर्ज अपराधों के घटित होने पर। बट धारा किसकी धारा? धारा 121 से 126 IPC धारा जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं ये। 20 का उत्तर रहेगा। और कहाँ में लिखा हुआ है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता में धारा 39 में। और भी बहुत सारी धाराएं हैं IPC की जो लिखी हुई है वहां पर। अगला है 45, CRPC की कौन सी धारा विदेशी सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम के पारस्परिक व्यवस्था द्वारा समन वारंट न्यायिक प्रक्रिया जारी करने की व्यवस्था करती है? और देखिए ये प्रश्न भी जो है गलत कर दिया गया है, क्योंकि देखिए जो व्यवस्था इसके बारे में लिखा गया है इसकी परिभाषा लिखी हुई है सिर्फ 105A में। व्यवस्था कहाँ की जाएगी वो दूसरी धारा है, दूसरा प्रावधान है। पर यहाँ पर जो है सी उत्तर बताया गया था, बट इसमें जो है सिर्फ परिभाषा लिखी गई है। ये प्रश्न भी गलत हो गया, ठीक से नहीं बनाया है। अगला है 46, एक महिला अपने पति से अपने रख रखाव का दावा कर सकती है अगर वह व्यभिचार में रहती है? नहीं कर सकती। पति के साथ रहने से इनकार करती है? नहीं रह सकती। आपसी सहमति से अलग रहती है? नहीं कर सकती। अगर वह उपेक्षित है तब कर सकती है। तो डी इसका उत्तर हो गया। और रख रखाव का दावा कहाँ करते हैं? धारा 125 आपराधिक प्रक्रिया संहिता में। अगला 47, एक मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को अनदेखा कर सकता है और अपने दिमाग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है। यहाँ कुछ लिखा नहीं, प्रयोग तो लिखना चाहिए। फिर है, ये बिल्कुल ठीक है, निकाले गए निष्कर्ष को अनदेखा नहीं कर सकता है भाई। अनदेखा और अपने दिमाग से तभी लागू कर सकता है जब पुलिस के केस डायरी में गवाहों को कथन अभिलिखित एवं जांच द्वारा एकत्रित वस्तुओं को किया गया हो। नहीं, को कभी अनदेखा नहीं कर सकता, गलत हो गया। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 48, एक पुलिस अधिकारी को बिना किसी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान दिए गए बयान को किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या फिर उस व्यक्ति के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर गवाह को खंडन करने के उद्देश्य के सिवा किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डी इसका उत्तर रहेगा। और ये लिखा गया है धारा 162 आपराधिक प्रक्रिया संहिता में। अगला है 49, जब सत्र न्यायालय मौत की सजा सुनाता है तो कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ती है, तत्पश्चात मृत्युदंड को क्रियान्वित किया जाता है। प्रस्तुत करते हैं पर उसकी सहमति भी चाहिए ना, तो कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ती है एवं उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद ही मौत की सजा दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। और ये लिखा गया है धारा 366 आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ही। आगे लिखा हुआ है उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती, यह उसकी दी गई शक्तियों के बाहर होती है। नहीं, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 50, उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय द्वारा प्रत्याशित जमानत दी जाती है गैर जमानती मामलों की गिरफ्तारी की प्रत्याशा में। हाँ बिल्कुल ठीक है। जमानती मामले क्यों देंगे, वैसे ही मिल जाएगी। जिस न्यायालय को अपराधी का परीक्षण करना हो दरकिनार करके नहीं, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। तो ए इसका उत्तर रहेगा। और ये प्रत्याशित जमानत के बारे में कहाँ बात की गई है? धारा 438 आपराधिक प्रक्रिया संहिता में। अगला 51, निम्न सुक्ति कॉन्डोलेक्स एक्विलिड एलिकी कॉन्सेडियोर विडेटुर एड साइने क्यो रेस इप्सा ऐसे नॉन प्रोटेस्ट समाहित है उच्च न्यायालय की निहित शक्ति में, जो कि है धारा 482। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 52, भारत में साक्ष्य कानून के तहत हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय
प्रासंगिक नहीं है, वो तो प्रासंगिक होती है, तो प्रासंगिक ही नहीं दस्तावेज की वास्तविकता का एकमात्र निर्धारक है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रासंगिक तो है पर दस्तावेज की वास्तविकता का एकमात्र निर्धारक नहीं है, तो यही ठीक रहेगा। तो सी इसका उत्तर हो गया। और जो ये हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय जो है कौन सी धारा में प्रासंगिक होती है, धारा एक तो 45 और एक 67, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 53, भारतीय साक्षर अधिनियम की धारा 90 जो 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के संदर्भ में प्रिजम्पशंस को लेकर है, उन दस्तावेजों की अदालत में गणना की प्रासंगिक तारीख है। अदालत में दस्तावेज की पेशी की तारीख या फिर कार्यवाही की शुरुआत की तारीख जिसमें दस्तावेज को पेश किया जाता है, या फिर एक गवाह द्वारा मौखिक साक्ष्य की तारीख या फिर सुनवाई की शुरुआत की तारीख। अब देखिए लिखा हुआ है अदालत में दस्तावेज की पेशी की तारीख जब वो दस्तावेज साक्ष्य में लिया गया, वो होती है उसकी गणना की तारीख। वहाँ से उसकी गणना शुरू होगी 30 साल की। अब वो चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं हुई। अब मान लो कार्रवाई शुरू हुई है जैसे जनवरी 2016 में और दस्तावेज को पेश किया गया 2018 में, तो 2 साल के क्या उस 16 से उसको काउंट करेंगे क्या? 16 से उसकी गणना होगी? नहीं, उसकी गणना तब होगी जब वो दस्तावेज एक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाएगा उस अदालत में। तो ये एक प्रश्न जो है ठीक नहीं था, बस इसका उत्तर बी दिया गया था। और धारा कौन सी है? ये धारा 90 ही है, देखो लिखा हुआ। अगला है 54, साक्ष्य में टेप रिकॉर्डेड बातचीत स्वीकार्य है अगर बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है या फिर अपराधी को बचाया जा सकता है या फिर बातचीत मुद्दों के मामले में प्रासंगिक है परंतु आवाज़ की पहचान नहीं हुई है। आवाज़ की पहचान तो करनी पड़ेगी, उसके बाद तो प्रासंगिक होगी वो, तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 55, षड्यंत्र साजिश से संबंधित सबूत है। षड्यंत्रकारियों का समान उद्देश्य और उसके अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य या फिर साजिशकर्ताओं का समान इरादा एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए उनमें किसी ने कुछ भी कहा, किया या लिखा हुआ, तो ये तो ठीक है बिल्कुल, तो सी इसका उत्तर रहेगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसके बारे में कहाँ पर बात की गई है? धारा 10 में। अगला 56, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है एक ठोस सबूत या फिर कोरोबरेटिव सबूत? सिर्फ एक कोरोबरेटिव सबूत है, बी इसका उत्तर रहेगा। और कौन सी धारा के अंतर्गत होता है ये? धारा 9 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला है 57, धारा 114 ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान प्रतिक्षेप योग्य अनुमान है, तथ्य का है या फिर कानून एवं तथ्य मिश्रित है। नो, ये ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 58, कस्टमरी प्रैक्टिस के प्रमाण में संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं हैं? अब ये इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखते इन चीज़ों को? ये रूढ़िवादी रीतियाँ उसको भी लिख सकते थे यहाँ पर कुछ ऐसा, तो वो है 35, 48 और 49 में, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 59, न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा दुनिया के भौगोलिक विभाजन का या फिर उसका तो ले लेगा। सरकारी राजपत्र में अनुसूचित सार्वजनिक त्योहारों का ये भी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दूसरे देश के राष्ट्रध्वज का ये भी हो जाएगा। एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिनकी नियुक्ति एक अधिकारी राजपत्र में अनुसूचित नहीं है, तो इसका नहीं लेगा ना, फिर डी इसका उत्तर रहेगा। अगर अनुसूचित होगा तब तो उसका भी न्यायिक नोटिस ले लिया जाएगा। अगला है 60, किसी दस्तावेज में वर्णित विषय वस्तुओं को साबित केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा किया जाएगा या फिर द्वितीयक साक्ष्य द्वारा? ना ही प्राथमिक ना ही द्वितीयक, नो, या तो प्राथमिक या फिर द्वितीय द्वारा किया जा सकता है, तो डी इसका उत्तर हो गया। प्राथमिक साक्ष्य के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? धारा 62 और 64 में, और द्वितीय साक्ष्य के बारे में 63 और 65 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगला है 61, एक ए लिखित रूप में बी को 1000 या 1500 में घोड़ा बेचने के लिए सहमत है। यह दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि बिक्री के लिए उस कीमत का भुगतान किया जाना था। ये बिल्कुल ठीक है। या फिर दिया जा सकता है, नहीं। औसत दिखाने के लिए नहीं, तो ए इसका उत्तर रहेगा। और यह धारा 93 का दृष्टांत
क है। अगला है 62। एक सार्वजनिक अधिकारी को उसके द्वारा किए गए संचार का आधिकारिक रूप में खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि वह यह नहीं मानता है कि इसे सार्वजनिक हितों का खुलासा होगा। तो ये नहीं आएगा यहाँ पर, यदि वह मानता है कि सार्वजनिक हितों का खुलासा होगा, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है? धारा 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगला है 63। एक सह अपराधी, कहाँ पर है धारा इसकी? 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह नहीं है। सक्षम गवाह होता है तो ये हो गया गलत। फिर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह है, बिल्कुल ठीक है, तो बी इसका उत्तर हो गया। अगला है 64। एग्जामिनेशन इन चीफ का तात्पर्य है प्रतिकूल पक्ष द्वारा गवाह की परीक्षा। नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं, उस पार्टी द्वारा गवाह की परीक्षा जो उसे बुलाती है। तो डी इसका उत्तर हो गया। धारा कौन सी है? 137। अगला है 65। भारत में एक न्यायाधीश को गवाहों या पक्षकारों समक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल रखने का अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार है, अपनी मर्जी के अनुसार गवाहों से, पक्षकारों से सवाल पूछने का अधिकार है। या फिर प्रासंगिक तथ्यों के उचित प्रमाण को खोजने या प्राप्त करने के उद्देश्य से गवाहों या पक्षकारों के समक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल करने का अधिकार है। तो सी इसका उत्तर हो गया। धारा कौन सी है? ये धारा है 165। अगला है 66। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं 149 में क्या अंतर है? 34 में कम से कम 5 व्यक्ति और 149 में 2। नहीं, ये उल्टा लिख दिया है। 34 में होते हैं कम से कम 2 और इसमें कम से कम 5। फिर है धारा 149 केवल साक्ष्य का नियम नहीं, ये भी उल्टा लिख दिया है, ये विशिष्ट अपराध है 149। फिर है धारा 34 सक्रिय भागीदारी मांगता है, जबकि धारा 149 में गैर कानून असेंबली की मात्र निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल ठीक है। और फिर लिखा हुआ है धारा 34 को मुख्य अपराध के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जबकि 149 को जोड़ा जा सकता है। नहीं, ये गलत हो गया। तो ठीक कौन सा इसमें? सी उत्तर रहेगा। अगला है 67। एक लड़की को वैध अभिभावकों की कस्टडी से बाहर ले जाता है। निम्नलिखित कथनों में से एक पूर्ण बचाव है। अगर आईपीसी की धारा 361 के तहत इस आधार पर आरोपित किया जाता है कि वह लड़की को 18 साल से कम उम्र में अपहरण कर लिया गया था, तो इसका बचाव देखना हमें। बचाव किससे आएगा? देखिए, जो मैंसरिया का सिद्धांत है वो 361 में लागू नहीं होता है। तो लड़की किसी कॉलेज की छात्रा थी और समझ सकती थी कि उसके लिए सही या गलत क्या था। नहीं, ये नहीं होगा। लड़की के अभिभावक उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे और ए ने उसे बेहतर जीवन देने का वादा किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से दिखती थी और आरोपी ने स्वयं को संतुष्ट कर लिया था कि उसकी आयु 18 से अधिक है। नहीं है, भी नहीं है, माना जाएगा। तो कोई भी नहीं हुआ। फिर डी इसका उत्तर हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैंसरिया का सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है इसमें। अगला है 68। वाई एक्स की जेब काटता है। अगले दिन एक्स ने अपने कार्यालय के पास पान खरीदते समय पाया कि वाई उसके पर्स से पैसे चुरा रहा है। एक्स वाई को पकड़ता है और उसे पर्स वापस लेने की कोशिश करता है। वाई प्रतिरोध करता है। एक्स वाई की भुजा को ऐसे मोड़ता है कि वह टूट जाती है। एक्स पर वाई को चोट पहुंचाने का आरोप लगता है। एक्स क्या कर सकता है? वह कह सकता है कि वह संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के तहत काम कर रहा था। वो कर सकता है, पर उसमें अब देखिए ना, समय कितना बीत गया है, 1 दिन का। निजी रक्षा के अधिकार की दलील नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास सार्वजनिक अधिकारियों की मदद लेने का समय था। ये बिल्कुल ठीक है। तो बी इसका उत्तर हो गया। धारा कौन सी लगेगी? 99 भारतीय दंड संहिता की। अगला है 69। कोई व्यक्ति डकैती करने का दोषी तब तक नहीं है जब तक उसने लूट का अपराध या तो किया नहीं हो अथवा प्रयास नहीं किया हो या लूट करने में सहयोग नहीं किया हो। ये तो गलत हो गया। जब 2 व्यक्ति मिलकर लूट की घटना करते हैं तो लूट मचाने वाले प्रति व्यक्ति द्वारा डकैती माना जाता है। नहीं, 5 व्यक्ति होने चाहिए ना।
दोनों गलत हो गए, दोनों सत्य हैं। तो बी इसका उत्तर हो गया। अगर आप मेरे इंग्लिश वाला जो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न जो है गलत लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू कमिट और एड, तो वहाँ पर नहीं तो लिखा ही नहीं हुआ। और यहाँ पर भी डकैती की जगह उसमें रॉबरी लिखा हुआ है, इसलिए वो प्रश्न जो है गलत हो गया था, मतलब इंग्लिश में गलत टाइप कर दिया गया था। अगला 70, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा? किसी दूसरे देश में एक भारतीय द्वारा किया गया अपराध, बिल्कुल है। भारत में एक विदेशी द्वारा किया गया अपराध, बिल्कुल है। भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, ये भी ठीक है। तो तीनों ही ठीक हो गए, डी इसका उत्तर रहेगा, 1 2 3। अगला है 71, यदि एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया आपराधिक कानून का एक कॉर्डिनल सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? मैंसरिया अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। नहीं, कुछ अपराध हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया, अपहरण हो सकता है, फिर द्विविवाह हो सकता है। फिर भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा मैंसरिया में है, ऐसा नहीं है। अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस एवं मैंसरिया होना अनिवार्य, ये बिल्कुल ठीक है। एक्टस रियस अपराध का गठन करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होता, तो एक्टस रियस तो करना पड़ेगा ना। तो सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 72, ए अपने नौकर को पैसे देता है कि वो किसी दूसरे स्थान पर उसे ले जाए, तत्पश्चात वह अपना वेश बदलता है और अपने नौकर को आरोपित करने की मंशा से उच्च पथ पर लूटता है। ए कौन सा अपराध करता है? लूट कर ली उसने, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 73, वाई की हत्या करने के उद्देश्य से एक्स रात में वाई के बेडरूम में प्रवेश करता है जब वाई वहाँ नहीं रहता है, वह दोषी है किसका? घर में अत्याचार का, नहीं, वो रहेगा गृह भेदन का। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस में जो है गृह के अत्याचार लिखा हुआ है। देखिए, रात को घुसा है वो घर में और खिड़की दरवाजे से अगर वो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गृह भेदन बोलते हैं। तो ये प्रश्न में मैं कहूँगा ठीक नहीं है। अगला है 74, निम्नलिखित में से कौन सा देशद्रोह का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है? तो कानूनी तौर पर नीतियों में परिवर्तन करने की मंशा से सरकारी नीतियों की अस्वीकृति व्यक्त करते हुए, ये नहीं होगा। गैर निष्ठा अथवा बीमार भावनाओं का प्रमाण, ये भी नहीं होगा। या फिर ऐसी टिप्पणियां जो प्रशासनिक कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करती हैं भले ही वे घृणा या निष्ठाहीनता को उत्तेजित ना करती हों, ये भी नहीं होगा। सरकार के प्रति अप्रसन्नता को उत्तेजित करना, ये हो जाएगा। तो डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? 124 क। अगला 75, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस कहावत डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स से निकाला जा सकता है? आवश्यकता कोई कानून नहीं जानता, ये नहीं है। 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा, तो ये तो डोली इनका पैक्स होगा वाली आती है ना। तो फिर प्रत्येक व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है, नहीं, तुच्छ कृत्य अपराध नहीं बनते, यह है। तो डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लगेगी? 95 भारतीय दंड संहिता। अगला 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक केस द्वारा धारा 498 ए के दुरुपयोग से संबंधित है? तो ये था प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य, बी इसका उत्तर था। अगला है 77, निम्नलिखित में कौन सा एक केस 377 की संवैधानिकता से संबंधित है? तो वो है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक केस धारा 497 की संवैधानिकता से संबंधित है? वो है जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, ए इसका उत्तर रहेगा। तो जो रिसेंट में आए हुए थे केसेस, उनसे ये पूछा गया, उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो रिसेंट वाले केसेस देख लीजिएगा। अगला है 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक केस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साजिश से संबंधित है? तो वो था पुलकरी कोटैया बनाम एम्परर, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 80, सीआरपीसी किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बच रहा होता है उसे फरार घोषित किया जा सकता है? तो वह धारा 82,
सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 81, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऑफर अथवा प्रपोजल को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 क्या में, तो एक क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? ए इसका उत्तर रहेगा। बी, डी और ई में क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, हिंदी में लिखना है। अगला है 82, ऐसी संहिता जो विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता वह है 0, सी इसका उत्तर रहेगा। और ये धारा कौन सी है? 2, 6। अगला है 83, किस प्रस्ताव का संचार तब पूरा होता है जब वह उस व्यक्ति के हाथों में आता है जिसे वो प्रेषित है, उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसे वो प्रेषित है। ये बिल्कुल ठीक है, 20 का उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? 3, भारतीय संविदा अधिनियम। अगला 84, कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रस्तावक द्वारा दूसरी पार्टी को प्रस्ताव के निरस्तीकरण की सूचना के संचार द्वारा प्रस्ताव रद्द होता है। बिल्कुल ठीक है। प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए दिए गए निर्धारित समय की चूक से प्रस्ताव रद्द होता है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई समय निर्धारित नहीं है तो उचित समय के चूक जाने से प्रस्ताव रद्द हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। निर्धारित समय में नहीं मिलने से कोई प्रस्ताव रद्द होता है, ऐसा नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 85, स्वीकृति 1 सप्ताह के भीतर होनी चाहिए, पखवाड़े के, पूर्ण और बिना शर्त के होनी चाहिए या फिर शर्त के साथ होनी चाहिए? पूर्ण और बिना शर्त के, सी इसका उत्तर रहेगा। और यह कहाँ लिखा गया है? धारा 7, भारतीय संविदा अधिनियम। अगला 86, संविदा करने में कौन सक्षम है? अस्वस्थ मन का व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जो बालिग नहीं हुआ है नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा संविदा करने के अयोग्य घोषित किया गया है वो नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जो कोई भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो कर सकता है, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 87, सहमति को षड्यंत्र कहा जाता है जब वह पार्टियों की इच्छा को दबाकर बनता है या फिर धोखाधड़ी से, गलती से बनता है या फिर पार्टियों की स्वेच्छा से बनता है। स्वेच्छा होनी चाहिए, तो डी इसका उत्तर रहेगा। और सहमति के बारे में कहाँ लिखा गया है? धारा 13, भारतीय संविदा अधिनियम में। और स्वतंत्र सहमति कहाँ है? धारा 14। अगला है 88, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति तभी कही जाती है जब वे सहमत हो या फिर एक ही चीज़ पर सहमत हो या फिर वह एक ही चीज़ पर एक ही अर्थ में सहमत हो, तो यही होता है, सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 89, जब समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती के कारण होती है तो समझौता शून्यकरणीय संविदा होता है, बी इसका उत्तर हो गया। और ये कहाँ लिखा गया है? धारा 19 में लिखा गया है। और जबरदस्ती या दबाव के बारे में कहाँ पर है? धारा 15 में। अगला है 90, एक समझौता शून्य है यदि उसका कंसिडरेशन आंशिक रूप से गैर कानूनी है। बिल्कुल ठीक है। फिर यदि पार्टी द्वारा कंसिडरेशन नहीं दिया गया हो तब भी ठीक है। कंसिडरेशन भविष्य में दिया जाना है तब नहीं होगा। यदि कंसिडरेशन अतीत में भुगतान कर दिया गया है तब भी हो सकता है। तो इसमें 2 ठीक हो गए। फिर ये शून्य कब होगा वो पूछा गया है, तो दोनों में ये शून्य हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ये प्रश्न भी कहूँगा कि गलत हो गया। अगला 91, शादी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया समझौता शून्य होता है, बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है ये? धारा है ये 26, भारतीय संविदा अधिनियम। अगला है 92, ए बी के साथ संविदा करता है कि वह बी को 20,000 का भुगतान करेगा यदि बी का घर जल जाएगा। यह संविदा क्या है? आकस्मिक संविदा है, तो बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? 31, और ये वहाँ पर दृष्टांत है। अगला 93, ए बी के साथ समझौता करता है कि वह बी को 5,000 देगा जब 2 सीधी रेखाएं एक स्थान को घेर लेगी। वह समझौता शून्य है, तो ए इसका उत्तर हो गया। यह है धारा 36 और दृष्टांत कै। अगला 94, ए एवं बी एक गलत धारणा के आधार पर संविदा करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय लिमिटेशन एक्ट के द्वारा वर्जित है। यह संविदा शून्यकरणीय नहीं होती है। तो इस प्रश्न को भी जो है डिलीट कर दिया गया था। और ये धारा है ये 21, और ये वहाँ पर दृष्टांत है लिखा हुआ है। अगला है 95,
ए जो बी का मुख्तार है अपने प्रभाव का बी से सी के पक्ष में प्रयोग करने का वादा करता है और सी वादा करता है कि वो ए को 20,000 देगा। यह समझौता शून्यकरणीय है क्योंकि यह अनैतिक है, या फिर शून्य है क्योंकि अनैतिक है। शून्य है, ये 20 का उत्तर हो गया। धारा कौन सी लगेगी? 23 भारतीय संविदा अधिनियम। अगला है 96। ए एक मशीन बनाने के लिए बी को 10,000 देता है। वह मशीन आंशिक रूप से निर्मित हो जाता है, तब संविदा फ्रस्ट्रेशन से डिस्चार्ज हो जाती है। पार्टियों के लिए क्या उपाय उपलब्ध है? ए बी से 10,000 की वसूली कर सकता है, या फिर ए को कोई और राशि बी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर बी 10,000 को अपने पास रख सकता है। नहीं, बी केवल डिस्चार्ज से पहले हुए खर्चों का हकदार है। ये बिल्कुल ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो गया। धारा कौन सी है? धारा है 56। अगला 97। द्रवीकृत हर्जाना अनिवार्य रूप से दोषी पार्टी के लिए चेतावनी के तौर पर रखा गया नियम है जिसमें पैसों का भुगतान करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान या फिर पीड़ित पार्टी द्वारा मनमाने ढंग से मुआवजे का निर्धारण नहीं। नुकसान का प्रति वचनबद्ध वास्तविक पूर्व अनुमान है। ये बिल्कुल ठीक है, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 98। जब अनुबंध का उल्लंघन होता है, विशेष भुगतान देय होता है। सभी मामलों में या फिर केवल विशिष्ट परिस्थितियों में यह केवल तब होती है जब विशेष नुकसान होता है, या फिर केवल तब होता है जब विशेष नुकसान की संभावना की जानकारी होती है। जानकारी हो तभी, तो डी इसका उत्तर हो गया। अब 99 भी ये मैच करने हैं, ये केस लिखे हुए हैं। तो कार्लिक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी किस पर था? ये बड़े पैमाने पर ऑफर से संबंधित है। ये फिशर वर्सेस बेल, ये इनविटेशन टू ट्रीट करने का न्योता इससे है, ये न्योते से संबंधित है। टिन वर्सेस हॉफमैन, ये क्रॉस ऑफर से संबंधित है। और हार्वे वर्सेस फेसे, ये किससे है? मूल्य का उद्धरण। तो क्या बन गया? 1 2 4 3, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 100। मधुकांत पाठक बनाम झारखंड राज्य थ्रू विजिलेंस एबीसी का फैसला झारखंड उच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 में दिया था। वह संबंधित है किससे? टेंडर से। 20 का उत्तर रहेगा। तो ये कुछ रिसेंट केसेस में पूछा गया प्रश्न है, तो रिसेंट केसेस को देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने झारखंड राज्य न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा 2018-19 का पेपर पूरा हल कर लिया है और उस पर चर्चा भी कर ली है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.